मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक वेदांग ज्योतिष से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुनः आप लोगों के लिए या आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। जैसा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, नक्षत्र विषयकम संपतम न ग्रंथ तिसा प्रतिपादनाय। इसका ये मतलब होता है कि जो महर्षि जी ने अपने अनुसार 27 नक्षत्रों का जो सटीक पर्यायोजन किया है वो किस तरह किए है और उसको किस तरह कर्मानुसार उन्होंने बताया है, वैदिक ऋषि गुण सहित इत्यादियों के माध्यम से इन सभी विषयों पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि नक्षत्र का जो नाम पड़ा था वो किसके संदर्भ में पड़ा था या क्या उसका मूलभूत शब्द था पहले और उसको नक्षत्र का नाम दिया गया था, पूरा नाम दिया गया था। इस सभी संबंधित बिंदुओं पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग आज जानते हैं कि हम लोग आज नक्षत्र के बड़े सटीक प्रयोजन पे हम लोग बात करने वाले हैं, नक्षत्र के प्रयोजन पे बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पुस्तक है वेदांग ज्योतिष, इसकी जो रचयिता है वो महर्षि लग्ध जी है। तो महर्षि लग्ध जी ने 27 नक्षत्रों को, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि नक्षत्र की संख्या 27 होती है, तो वही चीज़ 27 नक्षत्रों को बड़े सटीक प्रयोजन से, मतलब बड़ा सही तरीके से प्रायोजन से विशेष कर्मानुसार अपना समस्त प्रस्तुत किए हैं। मतलब आप ये जो महर्षि जी ने 27 नक्षत्रों को बड़े सटीक तरीके से और विशेष कर्मानुसार वो आपके सामने में ये 27 नक्षत्रों को प्रस्तुत किए हैं, जिसे देखकर वैदिक ऋषि सही गणना या स्थिति जानने के लिए बिना गणित के ही, बिना किसी जोड़ जाड़ घटा गुना किए हुए ही सार्थक प्रयत्न करते हैं, मतलब कर सकते हैं इसका सही तरीके से। इसलिए किन्हीं को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि महर्षि लग्ध जी ने इसको एक सटीक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से नक्षत्रों का नामांकन उन्होंने कर दिया था, ताकि भविष्य में कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े या किसी नक्षत्रों को आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं पड़ने। वो सभी बिंदुओं को उन्होंने ध्यान में रखते हुए शुरू में ही उन्होंने नक्षत्र का जो नामांकन किया गया था वो क्रमानुसार किया गया था। वो सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से 27 नक्षत्रों को एक क्रमानुसार उन्होंने अंकित किया था। वही चीज़ इसमें बतलाया जाता है। नक्षत्र विशेष क्रमांक, जो नक्षत्र का विशेष क्रमांक दिया गया ग्रंथानुसार, मतलब ग्रंथ के अनुसार, ये नहीं कि अपने मन से उन्होंने किसी चीज़ को डाल दिया है, लेकिन ये जो नक्षत्र को जो उन्होंने कर्म अनुसार किया है वो ग्रंथ के अनुसार जौ, द्रा, ग, खे, स्वे, ही, रो, सा इत्यादि के माध्यम से उन्होंने इसको क्रमबद्ध तरीके से किया था, और वो भी किसके अनुसार से? ग्रंथ के अनुसार से। और ये जो इसका अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता है, शुरू कर सभी नक्षत्रों को एक विशेष क्रम के अनुसार, मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र होता है, और अश्विनी नक्षत्र के अनुसार सभी को क्रमानुसार उन्होंने व्यवस्थित तरीके से इसमें प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और क्या क्या है।
तो इसलिए आज हम लोग उस चीज़ को जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर ये जो 27 नक्षत्र दिए गए हैं, वो जो दिए गए थे वो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के और कैसे बनाया गया था। अगर हम लोग बात करें तो अश्विनी नक्षत्र का नामकरण कैसे किया गया था, तो जौ अस्युजो, मतलब इसको दोनों को जो अस्युजो को जोड़ने के देखने के बाद उन्होंने अश्विनी नक्षत्र का नामकरण किया था। ठीक इसी प्रकार द्रा शब्द से ही उन्होंने आर्द्रा नक्षत्र का निर्माण किया था। गह भग से उन्होंने पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र का विश्लेषण किया था। खे विशाखे के शब्दों से ही उन्होंने विशाखा नक्षत्र का निर्माण किया था। श्वेत विश्वदेव से शब्दों से उन्होंने उत्तराषाढ़ नक्षत्र का निर्माण किया था। ही अहिर्बुद्धज, इस शब्दों से उन्होंने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों का उन्होंने नामांकन किया था। रौ शब्दों से उन्होंने रोहिणी नक्षत्रों का नामांकन किया था। सा शब्दों से उन्होंने अश्लेषा हम लोग कहते हैं, अश्लेषा नक्षत्रों का उन्होंने निर्माण किया था। चित शब्द से उन्होंने चित्रा नक्षत्र का नामांकन किया था। मूल से उन्होंने मूल नक्षत्र का निर्माण किया था। शक तो शतभिषा, न्यह या मर्न्यह, उससे उन्होंने वर्णी नक्षत्र का निर्माण किया था। पुनर्वसु, ये दोनों शब्दों से उन्होंने पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण किया था। आर्यमा, इससे उन्होंने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का नामांकन किया था। अनुराधा नक्षत्र का नामांकन किया गया था। श्रवण नक्षत्र का उन्होंने ना से किया था। रे शब्द से उन्होंने रेवती नक्षत्र का निर्माण किया था। मृ से वो मृगशिरा नक्षत्र का निर्माण किया था। मछा, स्वाति, पाह पूर्व भाद्रपद, अजय पद से, और कृतिका, पुष्य, हस्त, ज्येष्ठा, साष्टा, घनिष्ठा इत्यादि शब्दों के माध्यम से उन्होंने 27 नक्षत्रों का नामांकन किया गया था। उन्होंने किए थे। इन सभी नक्षत्रों के आधार पे ही वो क्या करते हैं, इस तरीके से उन्होंने ग्रंथ के अनुसार से ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन 27 नक्षत्रों का नामकरण जो किया था, जो आज तक प्रचलित है। इसलिए इस चीज़ों का जो उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से दिया था, इसको हमने आज तक कभी गलत साबित नहीं कर पाया, और ये सदैव सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। जैसा कि अभी हम लोग ने 27 नक्षत्रों का नामांकन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली, अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, वेदांग ज्योतिष के नक्षत्र में, जो वेदांग ज्योतिष के पुस्तक के आधार पे हमने नक्षत्र के क्रम में अभिजीत का स्थान नहीं है, मतलब अभिजीत एक होता है नक्षत्र, उसका स्थान इसमें नहीं है, तथा नक्षत्रों की समाप्ति नाम में नक्षत्र या उसके देवता के घटक अक्षर से उठाया गया है। मतलब ये इसलिए बतलाया जा रहा है कि हमने कुछ चीज़ों को लिया है, वो किस आधार पे लिया है वो भी बतलाया जा रहा है। मतलब ये इसका मतलब है, नक्षत्रों की समाप्ति का नाम, नक्षत्र का जो लास्ट शब्द होता है, वो हमने नक्षत्र या
उसके देवता नक्षत्र या उनके देवता के नाम के अक्षर से ही हमने उस नक्षत्र का नामांकन किया गया था। यह व्यवस्था जौ से शुरू होती है, जो हमने आपको जौ मतलब बताया था। अतः इसी पद्धति को, मतलब ये जो प्रक्रिया होता है उसी को पद्धति कहा जाता है। अतः इस पद्धति को जवादी पद्धति कहा जाता है या कहा गया है। मतलब जो ये पद्धति है, जो नक्षत्रों का नामकरण करने का जो प्रक्रिया था, इस पद्धति को या इस प्रक्रिया को हम लोग जवादी पद्धति कहा गया है या कहते हैं। अश्वनी, हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो अश्वनी नक्षत्र से शुरू होता है, और जो इसमें दिया गया अश्वनी नक्षत्र के शुरू होने वाली यह जवाली पद्धति ही वर्तमान में प्रचलित है। अश्वनादि गणना का आधार बनी हुई है। अगर हम लोग इस तरह करें तो ये जो नक्षत्रों का नामकरण किया गया है, अगर हिंदी में बात करें तो अश्वनी से लेकर पूरा गनिष्ठा जो होता है, पूरा 27 नक्षत्रों का नामांकन किया गया, जो अभी वर्तमान समय में ये प्रचलित है और आगे भी प्रचलित रहेगा। इस चीज़ को हम लोग जान लें, समझ लें। नक्षत्र क्रम पर ध्यान देने से प्रत्येक अलग अलग नक्षत्र क्रम छठा नक्षत्र है। मतलब अगर हम लोग नक्षत्र के करण पर ध्यान देने से अगर कर पर दे तो प्रत्येक अलग अलग नक्षत्र, मतलब प्रत्येक अलग अलग नक्षत्र क्रमशः छठा नक्षत्र है, मतलब हटा हुआ नक्षत्र है, जो स्वामी क्रम के गिनने पर मिलता है। अगर हम लोग स्वामी का क्रम अगर गिनना शुरू कर दे तो उससे आपको ये सारा क्रम क्रमबद्ध तरीके से दिखेगा। तो जो इसमें मुख्यतः जो बिंदु दिया गया था, जो समझाने का तरीका था या बताने का हमारा प्रयत्न था, वो यही था कि हमने नक्षत्रों का जो प्रायोजन था या उसको हमने किस शब्द से नक्षत्र का निर्माण किया था, नक्षत्र शब्दों का निर्माण किया था, वो मूलभूत प्रायोजन था। इस नक्षत्र विषय का समस्या ग्रंथ दिशा प्रतिपादने का जो मुख्य उद्देश्य था, ये नक्षत्र का प्रायोजन जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो प्रायोजन था नक्षत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का, उसका मूलभूत प्रायोजन यही था कि हम आज जान सकें कि किस शब्दों के आधार पे ही हम लोग नक्षत्रों का नामांकन किए थे। ये सारे मूलभूत बिंदु थे जिसके माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयत्न किया है। आप इन चीज़ों का अध्ययन करें और लाभ उठाएं, जो आपके पाठ्यक्रम से भी संबंधित हैं और आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये विषय आपके लिए उठाया है, और इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आप इन सभी विषयों को, बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुने, अध्ययन करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।